नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। चैनल का नाम है मेरी किताबें। पुस्तक जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेड़ा। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला भाग। आदी होना। किसी चीज़ का आदी बन जाना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़ी किन्हीं खास ढंग की घटनाओं के आदी बन जाते हैं। इसका एक मशहूर उदाहरण पावलोव द्वारा कुत्तों पर किया गया प्रयोग है। रूसी वैज्ञानिक पावलोव कुत्तों को खाना खिलाते समय घंटी बजाया करते थे। खाना देखने पर कुत्तों के मुंह में लार भर आती थी। पावलोव अपना प्रयोग कुछ समय तक दोहराते रहे। उसके बाद उन्होंने घंटी तो बजाई पर खाना नहीं परोसा, पर कुत्तों के मुंह से लार भर आई, क्योंकि वे घंटी बजने के साथ खाना पाने के आदी हो चुका था। हमारे अधिकतर व्यवहार चीज़ों या माहौल का आदी बन जाने का नतीजा होते हैं। हमारा माहौल और मीडिया हमें लगातार कुछ चीज़ों का अभ्यस्त या आदी बनाते रहते हैं। नतीजे के तौर पर हम रोबोट की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए हमें स्वयं को अच्छी चीज़ों का आदी बनाना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ को सही ढंग से करना चाहते हैं तो यह खुद ब खुद होनी चाहिए। यदि हम कोई चीज़ सही सचेत ढंग से करना चाहें तो वास्तव में उसे सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें उसकी आदत बनानी पड़ेगी। जब मैं मार्शल आर्ट का स्टूडेंट था तो मैंने गौर किया कि ब्लैक बेल्ट होल्डर भी घूंसा मारने और वार रोकने जैसे साधारण एक्शन की प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि जब उन्हें इन कलाओं की जरूरत पड़े तो वे इनका प्रयोग बहुत स्वाभाविक रूप से कर सकें। पेशेवर लोग किसी काम को आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि वे अपने काम की बुनियादी चीज़ों में माहिर हो चुके होते हैं। कई लोग अच्छा काम कामयाबी पाने के इरादे से करते हैं, पर उसे पाने का हक उन्हीं को होता है जो अच्छा काम आदतन करते हैं। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें अपनाना आसान है, मगर उनके साथ जीना मुश्किल है। हम आदतों के आदी कैसे बन जाते हैं? उस विशाल हाथी के बारे में सोचिए जो 1 टन से भी ज़्यादा वजन सिर्फ अपनी सूंड से उठा लेता है। जरा सोचिए कि उस हाथी को एक पतली रस्सी और एक खूंटे से एक ही जगह पर बंधे रहने का आदी कैसे बना दिया जाता है, जबकि वह खूंटे को आसानी से उखाड़कर जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। जवाब यह है कि बचपन में हाथी को एक मजबूत जंजीर और मजबूत पेड़ से बांधा जाता है। हाथी के बच्चे की तुलना में जंजीर और पेड़ मजबूत होते हैं। हाथी को बंधे रहने की आदत नहीं होती, इसीलिए वह उस जंजीर को खींचने और तोड़ने की लगातार नाकाम कोशिश करता रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा समझ जाता है कि खींचने और तोड़ने की कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और वह रुक जाता है और शांत खड़ा रहने लगता है। अब वह दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है, और जब वही बच्चा एक विशाल हाथी बन जाता है तो उसे एक कमज़ोर रस्सी और खूंटे से बांध दिया जाता है। वह हाथी चाहे तो एक झटका देने से ही आज़ाद हो सकता है, मगर अब वह कहीं नहीं जाता, क्योंकि बचपन से ही दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है। हम पर जाने अनजाने इन चीज़ों का असर पड़ता चला जाता है। जैसी किताबें हम पढ़ते हैं, जैसी फिल्में और टीवी प्रोग्राम हम देखते हैं, जैसा संगीत हम सुनते हैं, जैसी संगति में हम रह रहे हैं। गाड़ी चलाते समय अगर हम एक ही धुन बहुत दिनों तक सुने और एक दिन टेप रिकॉर्डर खराब हो जाए तो अंदाज लगाइए कि हम कौन सी धुन गुनगुना रहे होंगे। पागलपन की परिभाषा यह है कि एक ही काम को बार बार किया जाना चाहिए, लेकिन हर बार अलग अलग नतीजों की उम्मीद रखना। अगर आप वही करते हैं जो आप करते रहे हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता रहा है। आदतों को बदलने में सबसे मुश्किल बात यह होती है कि जो चीज़ काम नहीं कर रही है उसे कैसे भुलाया जाए और उनके बदले अच्छी आदतों को कैसे अपनाया जाए। गीगो सिद्धांत। कंप्यूटर का गीगो सिद्धांत कहता है, गलत अंदर डालिए गलत बाहर आएगा, सही डालिए सही बाहर आएगा, अच्छा डालिए अच्छा बाहर आएगा। हम जितना डालते हैं उतना ही निकालते हैं। हमारा अवचेतन मन भेदभाव नहीं करता। हम जो कुछ भी अपने अवचेतन मन में डालेंगे वह उसे स्वीकार कर लेगा और वही बात हमारे व्यवहार में उतरेगी। टेलीविज़न ने हमारे नैतिक मूल्यों, सोचने के ढंग और संस्कृति पर काफ़ी हद तक अच्छा या बुरा असर डाला है। जहां उसने हमें बहुत सी अच्छी और फ़ायदेमंद सूचनाएं दी हैं, वहीं यह हमारी रुचियों में भी घटियापन भी लाया है। इसने हमारी नैतिकता को भ्रष्ट किया है और बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। 18 साल की उम्र तक बच्चे टेलीविज़न पर हिंसा के लगभग 2 लाख सीन देख चुके होते हैं। विज्ञापनदाता अपने दर्शकों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। किसी बड़ी घटना के दौरान कंपनियां 30 सेकंड के विज्ञापन के लिए लगभग $10 लाख खर्च करती हैं। यकीनन उन्हें इससे फ़ायदा मिलता है।
हम किसी खास ब्रांड के सॉफ्ट ड्रिंक या टूथपेस्ट का विज्ञापन देखकर सुपरमार्केट से उसी को खरीद लाते हैं। दरअसल हम सॉफ्ट ड्रिंक को नहीं बल्कि उस ब्रांड को खरीदते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे दिमाग को उसी ढंग से ढाला गया है और हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। जब हम टीवी देखते हैं या रेडियो पर कोई विज्ञापन सुनते हैं तो हमारा चेतन मन उस पर भले ना गौर कर रहा हो, लेकिन हमारा अवचेतन मन खुला होता है और हम प्राप्त होने वाली हर उस चीज़ को स्वीकार कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी किसी टीवी से बहस की है? जाहिर सी बात है कि नहीं। जब हम पिक्चर देखते हैं तो हंसते हैं, रोते भी हैं, क्योंकि हमारे अंदर डाला गया भावनात्मक इनपुट भावनात्मक आउटपुट के रूप में फौरन बाहर आता है। इनपुट को बदलने पर आउटपुट अपने आप बदल जाता है। चेतन और अवचेतन मन। हमारे चेतन मन के पास सोचने की शक्ति है, यह स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी, मगर अवचेतन मन सिर्फ स्वीकार करता है। यह इनपुट को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता। अगर हम अपने मन में डर, शंका, नफरत के भाव भरें तो हमारे आत्म सुझाव इन सभी भावों को सक्रिय बनाकर वास्तविकता में बदल देंगे। हमारा अवचेतन मन एक डाटा बैंक की तरह है। अवचेतन मन एक गाड़ी की तरह है और चेतन मन एक ड्राइवर की तरह है। इन दोनों में से अवचेतन मन ज़्यादा शक्तिशाली है। शक्ति तो गाड़ी में ही होती है, ये अलग बात है कि उसका कंट्रोल ड्राइवर के पास होता है। अवचेतन मन हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है और नुकसान भी। उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। अगर हम सफल नहीं हैं तो हमारे अवचेतन मन को नए और सही तरीके से दोबारा प्रोग्राम करना पड़ेगा। अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। इसे कोई परवाह नहीं कि आप कैसे पौधे लगाते हैं। यह निरपेक्ष है, इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो आपका बगीचा सुंदर होगा, नहीं तो वह घास फूस से भर जाएगा। मैं तो एक और कदम आगे बढ़कर कहूँगा कि अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तब भी घास फूस उग ही आएंगे, इसलिए उन्हें उखाड़ फेंकने का सिलसिला लगातार जारी रहना चाहिए। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है। याद रखिए, सही और गलत विचार हमारे मन में एक साथ नहीं रह सकते। हमें अपने अवचेतन मन को इस तरह ढालने की ज़रूरत है कि वह हमें सही रास्ते पर ले जा सके। हम आदि कैसे बनते हैं? सोचिए, हमने साइकिल चलाना कैसे सीखा? इसके 4 स्तर हैं। पहले स्तर को अवचेतन अयोग्यता कहते हैं। यह वह स्तर है जब हम यह नहीं जानते कि उस काम को नहीं जानते। बच्चा यह नहीं जानता कि साइकिल चलाना क्या है। अवचेतन, ना ही वह साइकिल चला सकता है। अयोग्यता, यह अवचेतन अयोग्यता का स्तर है। दूसरा स्तर चेतन अयोग्यता कहलाता है। यह ऐसा स्तर होता है जब बच्चा थोड़ा बड़ा होकर जान जाता है कि साइकिल चलाना क्या है, मगर वह खुद नहीं चला सकता, इसलिए वह चेतन तो है मगर अयोग्य है। फिर वह साइकिल चलाना सीखता है। यह तीसरा स्तर है जो चेतन योग्यता कहलाता है। अब वह साइकिल चला तो सकता है, मगर ऐसा करने के लिए उसे उस प्रक्रिया के बारे में सचेत ढंग से सोचना पड़ता है। इस तरह सचेत सोच और प्रयास के साथ बच्चा साइकिल चलाने योग्य है। चौथा स्तर अवचेतन योग्यता का है। यह तब आता है जब बच्चे ने पूरी समझ के साथ साइकिल चलाना इतनी अच्छी तरह से सीख लिया होता है कि उसे अब सचेत रूप से सोचना नहीं पड़ता। यह सिलसिला अपने आप चलने लगता है। साइकिल चलाते समय वह लोगों से बातें कर सकता है, दूसरों को हाथ से इशारा कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वह अवचेतन योग्यता के स्तर पर पहुंच गया है। इस स्तर पर हमें ध्यान देने और सोचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यह हमारे व्यवहार में खुद ब खुद उतरने लगता है। हम अपनी सभी अच्छी आदतों को इसी स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। दुख की बात है कि शायद हमारी कुछ बुरी आदतें भी हमारी अवचेतन योग्यता के स्तर तक पहुंच जाती हैं और वे हमारी तरक्की में रुकावट डालती हैं। कुदरत खालीपन को भर देती है। मेरे 2 भतीजे हैं जिनकी उम्र 12 और 14 साल है। वह टेनिस बहुत पसंद है। एक दिन इनके पिता ने मुझसे कहा, यह खेल बहुत महंगा होता जा रहा है। इन बच्चों के लिए रैकेट, गेंदें, लोन की फीस देनी पड़ती है और अब तो इन्होंने एक कोच भी रख लिया। ये सब बहुत महंगा पड़ रहा है। तब मैंने उनसे पूछा कि यह किस चीज़ की तुलना में ज़्यादा महंगा पड़ रहा है? तुम अपने बच्चों का टेनिस खेलना रोक सकते हो और पैसे बचा सकते हो, लेकिन अगर वे खेलना छोड़ देंगे तो स्कूल से घर लौटने पर अपने समय और ऊर्जा का क्या करेंगे? वे कुछ देर चुपचाप सोचते रहे और बोले, मुझे लगता है उन्हें खेलने देना चाहिए, सस्ता ही पड़ेगा। उन्होंने बच्चों को अच्छे रास्ते पर लगाए रखने का महत्व समझ लिया, नहीं तो वे बुरी चीज़ों की तरफ मुड़ते, क्योंकि कुदरत को खालीपन पसंद नहीं है। या तो हमारे पास अच्छा होता है या बुरा, इन दोनों के बीच का कोई रास्ता नहीं होता। चरित्र का निर्माण करना एक आदत सी बन जाती है। अगर हम अपनी शख्सियत को खुशनुमा बनाना चाहते हैं
तो हमें अपनी आदतों को गहराई से जांचना होगा। जो बात कभी कभी मौज मस्ती करने की वजह से शुरू होती है, वह एक स्थायी कमी बन जाती है। खुद से ये सवाल करें, क्या आप अपने काम की क्वालिटी को गिरने देते हैं? क्या आप गप मारना पसंद करते हैं? क्या ईर्ष्या और अहंकार आपके स्थायी साथी हैं? क्या दूसरों के मनोभावों को महसूस करने की क्षमता आप में कम है? हमारा निर्माण आदतें करती हैं। ऐसा होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें हमेशा कुछ करने से पहले सोचना पड़े तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। हम अपनी सोच पर आत्म अनुशासन लागू करने की प्रैक्टिस करके अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें बचपन से ही अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए ताकि बड़े होने पर वे हमारे चरित्र का निर्माण कर सकें। वैसे इसकी शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। हर अच्छा या बुरा तजर्बा कुछ न कुछ फ़र्क पैदा करता है। नई आदतों को सीखने में समय लगता है, मगर अच्छी आदतें एक बार सीख ली जाएं तो जीवन को नए मायने देती हैं। आशावादी या निराशावादी होना भी एक आदत है। आदतों पर दुख और सुख का सिद्धांत लागू होता है। हम कोई काम या तो सुख पाने के लिए या दुख पाने से बचने के लिए करते हैं। जब तक नफ़ा नुकसान से ज़्यादा होता है तब तक हम उस आदत को जारी रखते हैं, मगर जब नुकसान नफ़े से ज़्यादा होने लगता है तो हम उस आदत को छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर, जब डॉक्टर सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने से मना करता है तो वह जवाब देता है, मैं नहीं छोड़ सकता, यह एक आदत है जिसमें मुझे मज़ा आता है, और वह सिगरेट पीना जारी रखता है। यहाँ मज़ा दर्द से ज़्यादा है, और जब एक दिन वह खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाता है, जब डॉक्टर कहता है अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो सिगरेट पीना इसी वक्त बंद कर दीजिए, और वह उसी समय सिगरेट पीना छोड़ देता है, क्योंकि अब नुकसान नफ़े से ज़्यादा है। बदलाव का विरोध। जब लोग अपनी बुरी आदतों को पहचान लेते हैं तो उन्हें बदलते क्यों नहीं? उनके ना बदलने का कारण यह है कि वे जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करते हैं। अपनी आदतों को बनाए रखने में उन्हें जो मज़ा आता है यह बदलाव के दर्द से ज़्यादा होता है। उनमें शायद बदलाव की इच्छा की कमी हो, बदलाव के लिए ज़रूरी अनुशासन की कमी हो, अपने आप को बदल पाने के विश्वास की कमी हो, बदलाव की ज़रूरत के बारे में जानकारी की कमी हो। ये सारी बातें हमें बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने से रोकती हैं। हम सबको एक चुनाव करने का हक है। हम बुरे व्यवहार को नज़रअंदाज करते हुए ये आशा कर सकते हैं कि इसमें हमें खुद ब खुद छुटकारा मिल जाएगा। यह शुतुरमुर्ग का तरीका हुआ, या इसका मुकाबला करके इस पर पूरी ज़िंदगी के लिए काबू पा सकते हैं। बेबुनियाद डर और अपनी आरामदायक ज़िंदगी के दायरे से बाहर निकलकर ही आदतों में सुधार किया जा सकता है। याद रखिए, डर एक सीखी हुई आदत है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अपनी बुरी आदतों को ना बदलने के बड़े आम बहाने नीचे लिखे हुए हैं। हम लोग हमेशा इसी तरह करते आए हैं, हम इस तरह कभी नहीं किया, यह मेरा काम नहीं है, मैं नहीं समझता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, ये मैं बहुत व्यस्त हूँ। अच्छी आदतें डालें। बदलाव किसी भी समय लाया जा सकता है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो या आदत कितनी ही पुरानी हो। अगर हमें मालूम हो कि क्या बदलने की ज़रूरत है तो व्यवहार बदलने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके हम किसी भी वक्त बदलाव ला सकते हैं। एक पुरानी कहावत है कि बूढ़े कुत्ते को नई कलाबाजियाँ नहीं सिखाई जा सकती। यह कहावत गलत है। हम लोग कुत्ते नहीं, इंसान हैं, और हम कलाबाजी नहीं कर रहे हैं। हम बुरी और नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छी आदतें डाल सकते हैं। जैसा कि अर्ल नाइटिंगेल ने कहा है, सफल लोगों का राज यह है कि वे उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते और ना ही करते हैं। जरा उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो असफल लोग नहीं करना चाहते। ये वही काम है जिन्हें सफल लोग भी करना नहीं चाहते, लेकिन वे फिर भी करते हैं। मिसाल के तौर पर, असफल लोग अनुशासन और मेहनत करना पसंद नहीं करते। सफल लोग भी अनुशासन और कड़ी मेहनत। एक खिलाड़ी रोज़ उठकर प्रैक्टिस करने का अनुशासन ना तो चाहता है ना ही पसंद करता है, फिर भी ऐसा नियमित रूप से करता है। नापसंद करते हैं फिर भी ऐसा करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने उन कामों को करने की आदत डाल ली है जो असफल लोग नहीं कर पाते। सभी आदतें बहुत छोटे रूप से शुरू होती हैं, लेकिन बाद में इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचने का तरीका एक आदत है, इसे बदला जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि पुरानी बुरी आदतों को बदलकर नई अच्छी आदतों को अपनाया जाए। बुरी आदतों को ना अपनाना उन पर काबू पाने से आसान है। अच्छी आदतें लालच पर काबू पाने से बनती हैं। खुशमिजाजी और चिड़चिड़ापन भी आदतें हैं।
उम्दा या अच्छा होना सचेत मन से तब तक किए गए लगातार प्रयासों का नतीजा होती है जब तक कि अच्छा व्यवहार और नज़रिया आदत का रूप नहीं ले लेते। इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।